Hello everyone, welcome to my channel Chem Experts. This is chapter 1 the solid state and part 1. यहाँ हम द सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे जो 12th क्लास का पहला चैप्टर है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस बार मैं ना थोड़े अलग तरीके से पढ़ाऊँगा। अलग तरीके से कैसे, मेरे पास एक कोचिंग का मटेरियल है, हम अब की बार है ना वहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट का। तो सॉलिड स्टेट होती क्या है? द सॉलिड आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी वो मजबूत होते हैं। द मोलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। जो भी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, चाहे वो मोलिक्यूल्स हों, चाहे एटम्स हों और चाहे आयंस हों, वो क्या होते हैं, एक दूसरे में क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड कैन नॉट मूव अबाउट एट रैंडम। मतलब उनके अंदर आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं और वो ऐसे रैंडमली इधर उधर कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते हैं। द सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम शेप्स, स्लो डिफ्यूजन, लो वेपर प्रेशर एंड पोजेस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिजिड। तो ऐसे उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई? उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप होती है, डिफ्यूजन स्लो होता है, वेपर प्रेशर लो होता है एंड पोजेसेस द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिजिड, यानी उनकी एक अलग प्रॉपर्टी कि वो रिजिड होते हैं। लिक्विड्स और गैसेस रिजिड नहीं होते हैं, सिर्फ सॉलिड्स ही हैं जो रिजिड होते हैं। सच सॉलिड्स आर नोन एज ट्रू सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है NaCl, KCl, कॉपर, सिल्वर। Ag सिल्वर होता है, Cu कॉपर। तो ट्रू सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है उन्होंने बता दी, एग्जाम्पल बता दिए। अब जब हम ट्रू सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे अपोजिट वाले की भी बात कर रहे होंगे। तो ये बोल रहा है ऑन द अदर हैंड द सॉलिड विच लॉसेस शेप ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। मतलब जो इसको काफ़ी टाइम तक खड़ा रखेंगे तो वो अपनी शेप को लॉस कर देगा, उसकी शेप वैसी नहीं रहेगी। फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट and easily distorted by even mild distortion forces are called pseudo solids। और बहुत थोड़ा सा डिस्टोर्शन फोर्स लगाने पर भी बहुत आसानी से डिस्टोर्ट हो जाए, यानी ख़राब हो जाए, उसकी शेप बदल जाए या बिगड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडो सॉलिड्स। इसमें पी साइलेंट रहता है। स्यूडो सॉलिड्स इसको बोलेंगे। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स सॉलिड्स, मतलब जो सच में सॉलिड नहीं है लेकिन दिखने में हमें सॉलिड जैसे लगते हैं। एग्जाम्पल इसका ग्लास, पिच। प्लास्टिक्स भी हो सकता है और भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं सम सॉलिड्स सच एज NaCl, शुगर, सल्फर एट्सेट्रा हैव प्रॉपर्टीज नॉट ओनली ऑफ रिजिडिटी एंड इनकॉम्प्रेसिबिलिटी बट ऑल्सो ऑफ हैविंग टिपिकल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। कि जो ट्रू सॉलिड्स मैंने बताए थे जैसे सोडियम क्लोराइड, शुगर या सल्फर, इनमें रिजिडिटी और इनकॉम्प्रेसिबिलिटी की तो प्रॉपर्टी है ही है, लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं है। और क्या प्रॉपर्टी उनकी? टिपिकल ज्योमेट्रिकल फॉर्म, यानी उनकी कुछ एक फिक्स शेप होती है, कुछ फिक्स फॉर्म होती है। दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टलीन सॉलिड्स। इन सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीन सॉलिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीन सॉलिड्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्लास है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इन सच सॉलिड्स देयर इज डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स, आयन और मोलिक्यूल्स। थ्रू आउट द एंटायर 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ क्रिस्टल। कि इन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? एक डेफिनेट अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, एक फिक्स अरेंजमेंट होगी हर डायरेक्शन में। वो 3 डायमेंशन में जब आप देखोगे तो वो हमें एक जैसी ही दिखाई देगी। दिस इज़ नेम्ड एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसको हम बोल सकते हैं।
दिस थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। इस थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। वहीं ये बोल रहे हैं अदर सॉलिड्स सच एज ग्लास, रबड़, प्लास्टिक। और सॉलिड्स जैसे ग्लास, रबड़, प्लास्टिक्स, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ध्यान रखना, सूडो सॉलिड्स की अब हम बात करने लग गए। इनमें क्या होती है? रिजिडिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है कुछ एक्सटेंट तक, कुछ लिमिट तक, बट दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स और डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, आर नोन एज अमोर्फस सॉलिड्स। तो जो सूडो सॉलिड्स थे उनकी प्रॉपर्टी हमने बता दी कि कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं होती है, एक फिक्स फॉर्म नहीं होती है उनकी, सिर्फ रिजिड और इनकम्प्रेसिबल होते हैं और उनको हम अमोर्फस सॉलिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोर्फस सॉलिड्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। किस किस के बीच में? क्रिस्टलीन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स के बीच में। तो सबसे पहला है शेप का। शेप क्रिस्टलीन सॉलिड्स की क्या होगी? डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। वहीं अमोर्फस की क्या होगी? इर्रेगुलर शेप। क्रिस्टलीन की क्या हुई? डेफिनेट शेप हो गई, अमोर्फस की इर्रेगुलर शेप है। फिर मेल्टिंग पॉइंट का देखेंगे तो क्रिस्टलीन सॉलिड्स मेल्ट एट ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। कि इनका मेल्टिंग पॉइंट एक शार्प किसी एक पॉइंट पर होता है, जबकि ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। फिर क्रिस्टलीन सॉलिड्स का क्लीवेज देखें तो ये बताता है व्हेन कट विद द शार्प एज टूल्स दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेसेस आर प्लेन एंड स्मूथ। कि जब हम इसको शार्प एज टूल से काटेंगे ना तो क्या होगा? वो दो पीस में टूट जाएगा और जो नए सरफेस जो अब बनेंगे काटने के बाद वो क्या होंगे? प्लेन एंड स्मूथ होंगे। ये इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी है। जबकि इसमें क्या होगा? जब काटेंगे तो जो दो पीस होंगे ना उनके इर्रेगुलर सरफेसेस होंगे। क्या होंगे? इर्रेगुलर सरफेसेस। फिर हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, दे हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, जबकि अमोर्फस में दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलीन में डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन होगा, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, जबकि इसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेट नहीं है। फिर एनाइसोट्रोपी देखें तो एनाइसोट्रोपी की नेचर होते हैं, ये आइसोट्रोपी की नेचर होते हैं। इनको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, इनको सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। क्रिस्टलीन का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, अमोर्फस का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलीन के एग्जांपल हमने देखे थे NaCl, शुगर, सल्फर एट्सेट्रा। अमोर्फस के रबड़, प्लास्टिक, स्पिच। ठीक है। तो ये तो थी बेसिक डेफिनेशन सॉलिड्स की और उनको हमने क्लासिफाई कर दिया दो तरह के सॉलिड्स, क्रिस्टलीन और अमोर्फस में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके नीट और IIT के एग्ज़ाम के हिसाब से भी और बोर्ड एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी। ठीक है, तो ध्यान से आप इनको याद करेंगे बिना कंफ्यूज हुए, चाहे कुछ ट्रिक बनाओ चाहे कुछ भी लगाओ, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉलिड हम यहाँ देखेंगे, फिर देखेंगे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनमें फोर्सेस कैसे, एग्जांपल, फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट उनका कैसे कैसे वेरी करता है। तो इस बेसिस पर हम 4 क्लासेस में क्रिस्टल्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है मोलेक्युलर सॉलिड्स। ठीक है, मोलेक्युलर सॉलिड्स को हम फर्दर 3 में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला नॉन पोलर, उसके बाद पोलर और लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो मोलेक्युलर सॉलिड्स की खास बात क्या होगी कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ना वो क्या होंगे? मोलेक्यूल्स होंगे। ठीक है, मोलेक्युलर सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलेक्यूल्स होंगे। ये आयंस यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मोलेक्यूल्स होंगे।
बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेस देखेंगे तो इसके अंदर डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस होंगे, ठीक है। डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस जो दोनों एक ही के नाम है, मतलब दोनों एक ही चीज़ होती है। एग्जाम्पल यदि हम देखेंगे तो आर्गन CCl4H2I2CO2, ठीक है। फिजिकल नेचर क्या होगा, सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर होंगे, मोलिकुलर सॉलिड्स सारे ही। मेल्टिंग पॉइंट इनका वेरी लो होगा, बहुत ही कम टेम्परेचर पर मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। आपको पता भी होगा H2I2CO2 ये तो रूम टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट गैस ही हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड्स हैं, है ना। सॉफ्ट सॉलिड्स का मतलब है हम इनको सॉलिडिफाई कर सकते हैं, बस वो टेम्परेचर बहुत कम होगा, वो अलग बात है। नेक्स्ट देखते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। इसमें भी मोलिक्यूल्स होंगे। फोर्सेस कैसे होंगे, इसमें डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे। क्या होंगे, डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल है HCl SO2। इन सब में आप देखोगे तो इनकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। ऊपर वाले में यदि आप देखते ना नॉन पोलर में, तो उनकी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाती, लेकिन इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इतनी सी बात है। फिजिकल नेचर इनका भी सॉफ्ट है, इंसुलेटर है, मेल्टिंग पॉइंट लो है। मेल्टिंग पॉइंट आप देखेंगे ना तो जैसे जैसे फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स हैं, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिक्यूल्स होंगे। बॉन्डिंग उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एग्जाम्पल है H2O भी कौन सी स्टेट में, आइस वाली स्टेट में। फिजिकल नेचर कैसा, हार्ड है, इंसुलेटर है, मेल्टिंग पॉइंट लो है। उसके बाद है आयनिक सॉलिड्स। तो इसके नाम से पता चल रहा है आयनिक सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे। बॉन्डिंग कैसी होगी, कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होगी। एग्जाम्पल है NaCl MgO ZnCF2। इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें एक कैटायन और एक एनायन होगा, मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, और वो आपस में बैलेंस करने के लिए एक दूसरे से अटैच रहेंगे। फिजिकल नेचर इनका हार्ड बट ब्रिटल, हार्ड है लेकिन ब्रिटल है, उनको हम शीट्स या वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कंडक्टिविटी की इनकी एक खास बात है, ध्यान से सुनना। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। इसने क्या बताया कि सॉलिड स्टेट में तो ये क्या है, इंसुलेटर है, लेकिन मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में, मोल्टन स्टेट यानी जब ये मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं वो, और एक्वस सॉल्यूशन यानी जब वाटर के अंदर इनका सॉल्यूशन बनाते हैं वो, उस स्टेट में क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाते हैं। और सॉलिड स्टेट में या प्योर स्टेट में ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। तो ये इनकी खास बात होती है। मेल्टिंग पॉइंट इसका थोड़ा सा हाई हो जाता है मोलिकुलर सॉलिड्स के कंपैरिजन में। आगे थर्ड है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, आयनिक में आयंस थे, मेटालिक्स में पॉजिटिव आयंस होंगे इन ए सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। सी का मतलब क्या होता है, सी में आपने देखा होगा वाटर की एक्सेस होती है, ऐसे ही इसमें सी का मतलब है एक्सेस होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की। मेटालिक सॉलिड्स के अंदर डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, और साथ ही पॉजिटिव आयंस होते हैं। मेटल्स के अंदर बॉन्डिंग होगी मेटालिक बॉन्डिंग। एग्जाम्पल सभी मेटल्स हैं जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम वगैरह। तो आप ध्यान से रिलेट कर करके पढ़ोगे ना तो आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और आप बहुत अच्छे से ही इसको समझ भी पाएंगे। फिर है हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। कैसा होगा, हार्ड होगा लेकिन मेलिएबल एंड डक्टाइल होगा। मेलिएबल का मतलब होता है वो चीज़ जिसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सके। तो सभी मेटल्स की हम थिन शीट्स बना सकते हैं, आपने देखी होंगी, आयरन की शीट, स्टील की, कॉपर की, इनकी। और डक्टाइल का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात होगी, कंडक्टर्स इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट,
ठीक है। चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे मोल्टन स्टेट हो, ये कंडक्टर ही रहेंगे, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट इनका फेयरली हाई होता है, मतलब काफ़ी हद तक हाई ही होता है। नेक्स्ट है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, एटम्स हैं। बॉन्डिंग इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। एग्जाम्पल इसके हैं SiO2 क्वार्ट्ज, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, कार्बन की 2 फॉर्म डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। इसमें एक SI सारे ये हार्ड होते हैं, बस एक ग्रेफाइट को छोड़ के जो कि सॉफ्ट होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है आगे तक। ग्रेफाइट एक कोवेलेंट सॉलिड है लेकिन सॉफ्ट है और कंडक्टर है, जबकि बाकी सारे कोवेलेंट सॉलिड्स हार्ड होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इन सब का ही वेरी हाई होता है, ठीक है। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज़। अब आगे देखते हैं और भी ज़्यादा डिटेल में सॉलिड्स को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ टॉपिक आता है स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस या 3D लैटिस। इन तीनों का मतलब एक ही है, मतलब चाहे हम स्पेस लैटिस बोलें, चाहे क्रिस्टल लैटिस बोलें, चाहे 3D लैटिस बोलें, एक ही बात है। डेफिनेशन क्या होती है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, मतलब बाद में बताऊँगा। Space lattice is a regular arrangement of lattice points showing how the particles are arranged at different sites in 3D view। ये क्या बता रहा है कि आप खुद से एक बार पढ़ो इस लाइन को और खुद से समझ के देखो, पॉज करो वीडियो को। आया कुछ समझ में? देखो, स्पेस लैटिस क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स, मतलब कुछ हम लैटिस पॉइंट बनाए, जैसे इसने ये बनाए हुए हैं लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे लैटिस पॉइंट्स बनाए और क्या कर रहे हैं, वो हमें दिखाए, क्या दिखाए कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं अलग अलग साइड्स पर 3D में जब हम देखेंगे। तो ये तो हम 2D में देख रहे हैं ना। अब इस एक एटम का हमने एक पॉइंट मान लिया सेंटर को कि वो एक लैटिस पॉइंट है, ठीक है। अब उन पॉइंट्स को यदि हम कहीं कहीं पर रख के देखेंगे तो वो एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं इस चीज़ का हमें पता लग जाएगा। तो 3D में हम कैसे देखेंगे, ऐसे। लैटिस पॉइंट लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल, कि लैटिस पॉइंट्स होंगे, फिर हम उनको लाइंस ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। उससे क्या पता चलेगा, उससे पता लगेगा दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। क्या, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। आगे है द थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट particles in a crystal can be found by X-ray diffraction of different faces of the crystal। कि क्रिस्टल के अलग अलग फेसेस के अलग अलग कंपोनेंट्स का 3D स्ट्रक्चर हमें कैसे पता लगता है, हम कैसे उसमें स्टडी करते हैं, तो वो हमें पता लगता है एक्सरे डाइफ्रैक्शन से। कैसे? एक्सरे डाइफ्रैक्शन एक टेक्निक है जिससे हम स्ट्रक्चर्स का पता लगाते हैं, ठीक है। इस एक्सरे डाइफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप BSc करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे यदि केमिस्ट्री में, वहाँ पर आप इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर ये बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिट्री द क्रिस्टल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 7 सिस्टम्स। कितने सिस्टम? 7 सिस्टम्स। दीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू 32 क्लासेस। इनके 32 क्लासेस हो सकते हैं, विच इन टर्न कैन बी ग्रुप्ड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। 32 क्लासेस के क्या हो सकते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बन सकते हैं। These 7 systems with the characteristics of their axes, angles and intercepts along with some examples of each are given in the following table। तो यहाँ एग्जाम्पल के साथ में दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ यदि हम देखें, सबसे पहले ये वाला सॉलिड देखो, ठीक है। ये क्यूब है, इसके अंदर 3 तो एंगल हो गए, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ऐसे 3 साइड्स हो गई A, B और C। ये क्या होगा? क्यूब, ठीक है।
इसकी साइड्स के अरेंजमेंट के हिसाब से हम ना इनको 6 क्रिस्टल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक एक की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, हम एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्यूबिक के अंदर क्या होगा, तीनों एक्सिस इक्वल होंगी ABC, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब इसमें ब्रेवियस लेटिस कैसे कैसे हो सकते हैं, प्रिमिटिव हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है और बॉडी सेंटर्ड, ऐसे करके 3 हो जाएंगे। वे प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड क्या होते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी बस आप ऐसे समझ लो कि इनको जो 7 क्रिस्टल्स को हमने 32 क्लासेस में क्लासीफाई किया था ना, तो 32 ये बनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए इसके NaCl, जिंक ब्लेंड, कॉपर, ठीक है। क्यूबिक बन रहा है, प्योर क्यूब ये बन रहा है। नेक्स्ट है टेट्रागोनल के अंदर क्या होगा, A और B तो इक्वल होंगे लेकिन C उनके इक्वल नहीं होगा, और अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे 90 डिग्री के, और ये 2 होंगे प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका वाइटिन, SnO2, TiO2, CSO4, ठीक है। इतने काफ़ी है। नेक्स्ट हम देखें ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक एक ही बात है। अभी तक दो इक्वल थे, एक इक्वल नहीं था। अभी तीनों ही साइड इक्वल नहीं है, एंगल तीनों के 90 डिग्री है। A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, बट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ब्रेवियस लेटिस इसके हो गए 4। एग्जाम्पल इसका रोम्बिक, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्सागोनल में क्या होगा, अब दोबारा जो सेकंड नंबर पे था साइड में वो फोर्थ में कर देते हैं, सेम टू सेम, लेकिन उसमें अब एंगल्स चेंज हो जाएंगे। इसमें अल्फा और बीटा इक्वल होंगे 90 डिग्री के, लेकिन गामा होगा 120 का, तो ये बन जाएगा हेक्सागोन, ठीक है। शेप यहाँ नीचे आप देखोगे हर एक की बनी हुई है, ठीक है। एक ट्राई क्लिनिक इसने लिया हुआ है लास्ट वाला, उससे इसने सातों की सातों बनाई हुई है और आपस में भी बनाई हुई है, ठीक है। तो इनको आप ना ट्रिक से याद करेंगे, एक बार खुद से, 1-2 बार खुद से लिख के देखेंगे, फिर आप ट्रिक से याद करेंगे कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, तो इसमें ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ एक ही होगा प्रिमिटिव। एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, ZnOCdS। उसके बाद है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, जिसमें A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C होगा, और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा, मतलब कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। रोम्बोहेड्रल ये यहाँ पर दिख रहा है, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक ही है प्रिमिटिव। एग्जाम्पल है कैल्साइट, HGS, ठीक है। HGS को हम सिनाबार बोलते हैं, कैल्साइट होता है CaCO3। उसके बाद है मोनोक्लिनिक ये वाला। इसके अंदर क्या होगा, साइड तीनों ही इक्वल नहीं होंगी, लेकिन 2 एंगल 90 डिग्री के होंगे, एक बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। इसमें 2 क्लास, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। एग्जाम्पल इसका मोनोक्लिनिक सल्फर। ध्यान रखना सल्फर 2 तरह के होते हैं, एक रोम्बिक सल्फर, एक मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। ये डिटेल में हम P ब्लॉक में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा है Na2SO4.10H2O। लास्ट है ट्राइक्लिनिक, इसमें ना ही तो तीनों साइड इक्वल होती है, ना ही तीनों एंगल 90 के इक्वल होते हैं, ना ही ये आपस में इक्वल होते हैं। एक ही होता है प्रिमिटिव। टोटल ब्रेवियस लेटिस हो गए 14। एग्जाम्पल है K2Cr2O7 CuSO4। तो आपको ये है ना अभी हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब आप करेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि है ना ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। आप इसको बहुत ईजीली कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसे लग रहा है कि ना बहुत सारी चीज़ें याद करनी है और इसको हम याद नहीं कर सकते हैं, तो आप ये चीज़ें ना छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ट्रेंड देखा है कि पिछले कुछ टाइम पे इस पे से क्वेश्चंस ना ही तो बोर्ड में पूछे गए हैं और ना ही नीट या IIT में, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप रैंक लेके आएँ एक अच्छी रैंक के साथ,
नीट या आईआईटी क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप ना कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ें, सभी के सभी टॉपिक्स याद करके जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। दीज क्रिस्टल सिस्टम डिफर इन लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए बी सी एंड द एंगल्स बिटवीन द यूनिट सेल एज। ये क्रिस्टल सिस्टम कैसे कैसे वेरी करते हैं यूनिट सेल की एज लेंथ से और एंगल से। क्यूबिक ट्राइगोनल में क्या होते हैं, 3 यूनिट एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, क्यूबिक और ट्राइगोनल में तीनों यूनिट एज क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, बट द रेस्ट सिस्टम इज नॉट सो। बाकी सब में तीनों इक्वल नहीं होते हैं। तीनों इक्वल सिर्फ किस में, क्यूबिक में और ट्राइगोनल में। वहीं द इंटरफेशियल एंगल्स आर ऑल 90 डिग्री इन द क्यूबिक ट्राइगोनल ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ठीक है, सभी एंगल 90 डिग्री किस में होंगे, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। तो ऐसे करके आप ट्रिक बना बना के पढ़ेंगे ना तो आप कर लेंगे। ठीक है, साथ ही आपको एक और सजेशन देता हूँ। साथ ही आप क्या करेंगे, जैसे ही मैं पेज खोल रहा हूँ आप स्टार्टिंग में ही इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसको रिवीजन कर सकें। ठीक है, ये ना बहुत ही अच्छे एक कोचिंग का मटेरियल है। ठीक है, एनसीईआरटी से भी बेटर मुझे लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि यदि आप ये पूरा पढ़ लेंगे ना, इसके बाद आपको किसी और बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बस एक बार इसको अच्छे से पढ़ के सीधा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इस बात का खास ध्यान रखना है कि बिना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए कोई भी चैप्टर यदि आपने पढ़ा है, चाहे आपको वो आधा अधूरा समझ में आया हो, कैसा भी समझ में आया हो, लेकिन आप उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, ज़रूर करेंगे क्वेश्चन अटैम्प्ट। आगे है यूनिट सेल की। अभी तक जो हम यूनिट सेल की बात कर रहे थे वो यूनिट सेल एक्चुअली में है क्या चीज़। ठीक है, तो ये बता रहा है यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टलीन सब्सटेंस इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which shows the complete geometry of the crystalline substance। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक इन वॉल। ये बता रहा है यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टलिन सब्सटेंस का यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। वो एक यूनिट है जिसको हम 3 डायमेंशन में रिपीट करें तो पूरा का पूरा क्रिस्टल सिस्टम्स उसमें बन जाए। क्या हो जाए, पूरा का पूरा क्रिस्टल सिस्टम उसके अंदर बन जाए। वो क्या है, उसका यूनिट सेल है। जैसे एग्जांपल ये बता रहा है ब्रिक इन वॉल। ब्रिक इन वॉल की दीवार जो है उसमें यदि हम एक ईंट को देखें तो उस एक ईंट को ही हम हर डायरेक्शन में रिपीट करते जाएंगे तो वो दीवार बन जाएगी। तो जो ब्रिक जो है उसकी वो क्या है, उसकी यूनिट सेल है। ऐसे ही यूनिट सेल होती है क्रिस्टल्स की, जिसको रिपीट करते हैं हर डायरेक्शन में तो एक क्रिस्टल बनता है जिसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, एक परफेक्ट सिमिट्री होती है। ठीक है, यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑफ द होल क्रिस्टल। ये बता रहा है कि यूनिट सेल है ना पूरे क्रिस्टल की एक स्मॉलेस्ट पिक्चर होती है। यूनिट सेल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एज लेंथ ए बी एंड सी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एज लेंथ होती है ए बी सी अलोंग द 3 एक्सिस ऑफ द यूनिट सेल and the angles alpha, beta and gamma between the pair of edges BC, CA, AB। इसमें क्या होता है, 3 तो एज लेंथ होगी A, B और C। ठीक है, along the x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। और वहीं इनके बीच में एंगल्स हैं, एंगल्स अल्फा, ये है एंगल बीटा और ये है एंगल गामा। ठीक है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी, 3 एज लेंथ और 3 एंगल्स। ठीक है, उसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल्स अराउंड अ स्पेसिफिक पार्टिकल इन अ गिवन क्रिस्टलिन सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट क्रिस्टलिन सब्सटेंस। क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल्स, कोई भी जो सब्सटेंस है उसके अंदर जब हम एटम्स को अरेंज करेंगे तो किसी भी एटम से, देखो मैंने क्या बताया, उसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। तो किसी भी एटम से कितने अदर एटम्स जुड़े हुए हैं वो है ना फिक्स होगा हर एटम के लिए। ठीक है, चाहे यहाँ देखें चाहे अगले 5 एटम छोड़ के नेक्स्ट को देखेंगे
तो उससे कितने एटम्स जुड़े हुए हैं वो है ना फिक्स होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। उसके बाद है पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग डेंसिटी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग डेंसिटी ये क्या होती है, तो होती है पैकिंग एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टलिन सब्सटेंस। क्या रेशियो है किसका, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन द क्रिस्टल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल। इसको क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऊपर क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक यूनिट सेल के कंपैरिजन में हम निकालें तो भी पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी सेम ही आएगी। ठीक है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ 1000 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमने किसी का भी बढ़ा लिया, तो उसका यदि हम 1 लीटर निकाल के उसकी कंसंट्रेशन मेजर करें और चाहे पूरे की ही कंसंट्रेशन मेजर करें, तो क्या होगा, उनकी जो कंसंट्रेशन या उनकी जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी। थोड़ा सा सोच के देखना है इस बारे में। ठीक है, तो इसलिए है ना एक यूनिट सेल की भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी हमें बता देगा। फिर निकालेंगे कैसे, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है, जहाँ एटम्स को हमने स्फीयर माना है, और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल की जो वॉल्यूम है वो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ज्योमेट्री ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब की ज्योमेट्री कैसे होती है, तो इसमें ये एक क्यूब है, ये क्यूब आपको बनाना आता होगा, नहीं आता है तो यदि आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको ये सीख लेना होगा। ठीक है, यदि आपको नहीं आता है तो आप अपने किसी फ्रेंड से सीख लीजिए, क्योंकि है ना बहुत ही अच्छा कुछ लोग बनाते हैं। मैं बताऊं एक बार, ऐसे करके हम एक स्क्वायर बनाएंगे, मेरे से स्ट्रेट लाइंस नहीं आ रही, आप थोड़ा सा स्ट्रेट रखेंगे इसको। इसके बाद इसके पीछे का एक स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद इनके जो पास वाले कॉर्नर्स हैं इनको जोड़ देंगे, और ये ऐसे करके एक क्यूब बन जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये सब है ना करेंगे। ठीक है, ये सब आपको बनाना आना चाहिए, स्पेशली जब आप बोर्ड की तैयारी करने लग रहे हैं तो। उसके बाद है नंबर ऑफ कॉर्नर्स, इसमें कितने हो गए, 8 कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, 6, एक फ्रंट का, एक बैक का, एक राइट का, एक लेफ्ट का, एक टॉप का, एक बॉटम का, 6 फेसेस हो गए क्यूब के। और एज कितने हो गए, 12 एज हो गए, एज कितने, 12। ठीक है, 6 कॉर्नर 6 फेस हैं तो 6 फेस के 12 एजेस हो गए, है ना। उसके बाद है नंबर ऑफ क्यूब सेंटर, क्यूब का सेंटर कहाँ होगा, सेंटर तो एक ही जगह पर होगा। उसके बाद है नंबर ऑफ क्यूब डायगनल्स, डायगनल्स कितने हो गए, 4, 1 2 3 और 4। ये ना 3D में मैं इसको नहीं दिखा पा रहा हूँ, डायगनल्स आप समझते ही हैं, है ना। डायगनल्स कितने हो गए, क्यूब के डायगनल्स हो गए 4, और फेस के डायगनल्स कितने हो गए, 12। फेस के डायगनल्स हम कैसे निकालते हैं, फेस के डायगनल आपको पता है एक फेस के 2 डायगनल्स होंगे, ऐसे ऐसे हमारे पास 6 फेसेस हैं तो 6 इंटू 2 12 फेस डायगनल्स हमारे पास हो गए। क्यूब के डायगनल्स 4 ही होंगे। ठीक है, उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट डिफरेंट साइड्स ऑफ अ क्यूब, कि अलग अलग साइड्स पे ना कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक एटम का, वो हम यहाँ पर देखते हैं। अ कॉर्नर ऑफ ए क्यूब इज कॉमन इन 8 क्यूब्स। ठीक है, एक जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है, वो 8 क्यूब्स में शेयर हो रहा है। देखो 1 2 3 4 तो आगे हैं और इतने ही पीछे हैं, यानी एक कॉर्नर वाला जो क्यूब है ना, वो एक कॉर्नर वाला जो एटम है वो 8 क्यूब्स में शेयर हो रहा है। तो एक
यूनिट सेल में कितना आया, 1/8 पार्ट आया। 1/8 पार्ट ऑफ एटम एक कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे हम कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पर ये चीज़ काम आएगी, अभी बस आप समझ लीजिए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं फेस की। तो एक फेस है ना, 2 यूनिट सेल्स आपस में ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो आधा इसके पास आधा इसके पास, तो एक यूनिट सेल में एक फेस में कितना एटम आया, 1/2 पार्ट। कितना आया, 1/2 पार्ट। ऐसे ये बात कर रहे हैं एज ऑफ अ क्यूब। एज में क्या होगा, ये जो एज है ना, ये 4 यूनिट सेल्स हैं, इसलिए एक यूनिट सेल में आया 1/4 पार्ट ऑफ एन एटम। कितना पार्ट, 1/4 पार्ट। उसके बाद है अ क्यूब सेंटर इज नॉट कॉमन इन एनी अदर क्यूब। कोई भी जो सेंटर होता है ना, वो किसी के साथ कॉमन नहीं होता है। इसलिए सेंटर में यदि कोई एटम है तो एक पूरा एटम, 1 होल एटम वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने यहाँ से ये देख लिया कि कितने कितने एटम्स मतलब शेयर हो रहे हैं यूनिट सेल्स के बीच में। तो जैसे जैसे अरेंजमेंट होगी वैसे वैसे हम इनकी पैकिंग एफिशिएंसी आगे निकालेंगे अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम्स की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे लेंथ ऑफ फेस डायगोनल एंड क्यूब डायगोनल। फेस डायगोनल और क्यूब डायगोनल की लेंथ हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ये क्यूब है, ये इसका फेस डायगोनल है और ये इसका क्यूब डायगोनल है। ठीक है, क्या है, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे। ये ए है, ये ए है, तो ये हो जाएगा √2a। क्या हो जाएगा, √2a। वहीं क्यूब डायगोनल जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2a और a, है ना। इनका स्क्वायर करके रूट लेंगे तो क्यूब का डायगोनल आ जाएगा √3a। क्या आ जाएगा, √3a। ऐसे ही ये इसने निकाला हुआ है एक और तरीके से कि ये a/2 है, ये a/2 है, यह आ गया a/√2। ठीक है, ये भी a/√2, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको ये हमारे निकालना नहीं आएगा, ये बस आपको बताने के लिए था कि ये आप सबको पता होना चाहिए। ये निकाला कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। मेरे को लगता है कि पाइथागोरस थ्योरम 10th में हम सब ने बहुत ही अच्छे से कर रखी है, तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यदि किसी को नहीं समझ में आए तो आप इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो ये पार्ट फिनिश करने से पहले मैं यहाँ 3 क्वेश्चंस हैं ये करना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड। इनमें से कौन सा नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड है, तो CaCl सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलिन है, NaCl ये भी क्रिस्टलिन है, CaF2 ये भी क्रिस्टलिन है, ग्लास। ठीक है, नॉन क्रिस्टलिन के अमोर्फस के सिर्फ थोड़े से ही एग्जाम्पल हैं, ये कर लो। फिर क्रिस्टलिन के बाकी के जो बचे वो क्रिस्टलिन के क्या क्या है नॉन क्रिस्टलिन के एग्जाम्पल, ग्लास, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, PVC। और ऐसे ना प्लास्टिक के कुछ डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे जैसे इथीन, पॉलीथीन वगैरह। तो NCERT के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और जो एक्सरसाइज है आगे NCERT एग्जाम्पलर, ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। साथ ही आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन बैंक मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, चैप्टर फिनिश होते ही एक बार, यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो फिर से रिवाइज करेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद ये बोल रहे हैं, ए कंपाउंड AB इज़ हार्ड एंड रिजिड एंड हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हार्ड और रिजिड है, साथ ही उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। ठीक है, हार्ड है, रिजिड है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। व्हाट प्रॉपर्टी विल डिटरमाइन वेदर इट इज़ आयनिक और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड एंड हाउ। तो कौन सी प्रॉपर्टी बताएगी कि वो आयनिक है या कोवेलेंट है और कैसे। तो हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी वो आप एक बार वीडियो को पीछे जाके दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि जो आयनिक वाले थे ना वो क्या थे, पहले बताओ, कोवेलेंट या नेटवर्क वाले क्या थे, एक ग्रेफाइट को छोड़ के सारे इंसुलेटर्स थे। ठीक है,
जबकि आयनिक वाले थे वो क्या थे, वो है ना सॉलिड स्टेट के अंदर तो क्या थे, सॉलिड स्टेट के अंदर इंसुलेटर्स थे, लेकिन मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर वो कंडक्टर्स थे। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब जैसे एम्स वाले एग्जाम्स में पहले असर्शन रीजन्स आते थे, जेई एडवांस में भी आते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है ना असर्शन रीजन वाला भी है। असर्शन है क्रिस्टलिन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, तो ये बात सही है। और फिर इसने रीजन दिया है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज्ड पैक, तो इसने क्या बताया, ये बात भी सही है लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है, तो आंसर है बी, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन जो रीजन है वो सही रीजन नहीं है असर्शन का। आई होप यू लाइक द वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझको ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं सेकंड पार्ट में।